हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल करंट वेलोसिटी। सो बाकी रहन मांगा का चैप्टर 60 आ चुका है, जिसमें हम फिर से यूजिरो हानमा को एक्शन में आते हुए देखने वाले हैं, जिसमें हम यूजिरो हानमा को 6 बड़े भालुओं से फाइट करते हुए देखने वाले हैं, जहां पर यूजिरो हानमा की ये फाइट 1v6 जैसी दिखाई दे रही होती है। खैर बाकी रहन मांगा के चैप्टर्स में हमने पहले भी डोपोरोची की ऐसी ही फाइट देखी थी, जिसमें डोपोरोची पूरे 3 फाइटर से अकेले फाइट कर रहे थे। इस फाइट का कुछ कनेक्शन है या फिर नहीं, इसका तो पता नहीं, मगर यूजिरो हानमा की 6 भालुओं से ये फाइट काफी ज्यादा ब्रूटल होने वाली है, जो कि ये भी दर्शाता है कि यूजिरो हानमा एक से ज्यादा अपोनेंट से एक साथ में फाइट कर सकता है, और यूजिरो हानमा डोपोरोची के फाइट के लेवल से काफी ज्यादा ऊपर है। वैसे मुझे लगता है बाकी रहन के अगले चैप्टर्स में जैक हानमा की फाइट डोपोरोची से भी हो सकती है, और अगर जैक हानमा डोपोरोची से जीत जाता है तो इसका मतलब यही होगा कि जैक हानमा यूजिरो से फाइट करने के लिए एक स्टेप और ऊपर आ चुका है। खैर जैक हानमा डोपोरोची से जीतता है या फिर नहीं, ये तो आने वाले चैप्टर्स में ही पता चल पाएगा। लेकिन उससे पहले मैं यही कहना चाहूंगा कि वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और मूड बन जाए तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही देना। सो बाकी रहन मांगा का चैप्टर 60 शुरू होता है। चैप्टर के कवर पेज में ही हम गुस्से में यूजिरो हानमा को देखते हैं, और चैप्टर का नाम होता है अल्टर्ड बीस्ट, जिसका मतलब यही बनता है कि एक ऐसा जानवर जो इवोल्यूशन के थ्रू काफी ज्यादा बदल चुका है, या फिर इस टाइटल का कुछ और भी मतलब हो सकता है, क्योंकि हम इस चैप्टर में यूजिरो हानमा के अगेंस्ट कई सारे भालुओं को फाइट करते हुए देख सकते हैं, जबकि भालू हमें कभी भी साथ में दिखाई नहीं देते। सो अल्टर बीस्ट टाइटल का ये मतलब भी हो सकता है कि यूजिरो हानमा की ताकत को देखकर जानवरों में भी बदलाव आ जाता है, और वो यूजिरो की ताकत को देखकर साथ में आ जाते हैं। खैर इस चैप्टर के कवर पेज में हम इंग्लिश ट्रांसलेटर की कुछ बातों को भी लिखा हुआ देखते हैं, जिसमें वो यहाँ पर कहना चाह रहा होता है कि यूजिरो हानमा कोई गे नहीं है, उसे अपनी गंदी नजरों से मत देखो। यूजिरो हानमा काफी सेक्सी है, मगर वो गे नहीं है, और उसने किसी के साथ कोई भी गलत काम नहीं किया है। सिर्फ आप ही पागल हो जो आप उसे इस तरीके से देखते हो। खैर यहाँ पर जो बाकी रहन मांगा का इंग्लिश ट्रांसलेटर होता है वो कुछ सरकाज़म मारने की कोशिश कर रहा होता है। खैर बाकी रहन मांगा के चैप्टर 60 के कवर पेज के कोने में हम वाइल्ड फैंग प्रोजेक्ट लिखा हुआ भी देखते हैं, जो कि ये वर्ड्स रिलेटेड होते हैं मांगा को जापानीज से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने को लेकर, जिन वर्ड्स का इस चैप्टर से कोई भी लेना देना नहीं होता। इन वर्ड्स से मतलब होता है तो सिर्फ मांगा की इंग्लिश ट्रांसलेशन को लेकर, क्योंकि जैसा कि हमें पता है बाकी मांगा ऑफिशियली इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं की जाती, इन्हें फैंस और कुछ ग्रुप्स के द्वारा ही ट्रांसलेट किया जाता है, जिसकी वजह से जापानीज से इंग्लिश में ट्रांसलेट की हुई मांगा में काफी ज्यादा गलतियां भी हो जाती हैं। मांगा की ट्रांसलेशन कितनी एक्यूरेट होगी ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, कि वो इंसान जो इंग्लिश में मांगा को ट्रांसलेट कर रहा है कि उसे जापानीज से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का कितना ज्यादा एक्सपीरियंस है। वैसे बाकी द ग्रैपलर मांगा अभी रिसेंटली 2025 में ऑफिशियली ट्रांसलेट की गई थी, मगर उसके बाद की सारी बाकी मांगा अनऑफिशियली ट्रांसलेट हुई हैं। खैर चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 60 की शुरुआत होती है। हम 71 साल के एक प्रो वाइल्ड हंटर जित्सु कावा को देखते हैं, जिन्हें जंगलों में हंटिंग करने का काफी ज्यादा एक्सपीरियंस होता है। प्रो हंटर जित्सुकावा यूजिरो हानमा के द्वारा मारे गए बड़े भालुओं की बात करते हुए एक इंटरव्यू में कहते हैं, मैंने पहले भी मरे हुए बड़े भालुओं को देखा है, लेकिन उस दिन मैंने जो देखा वो तो कुछ अलग ही पागलपन था। उस भालू की गर्दन 180 डिग्री मुड़ी हुई थी, उसके दोनों लेग्स पीछे की ओर मुड़े हुए थे, उससे ज्यादा उस भालू के हाथ पैर और सर से लेकर पूरे शरीर पर घाव के निशान थे। अगर दो बड़े भालू भी खुद में ही लड़ते हैं फिर भी उनकी ये हालत नहीं होती, उस बेचारे भालू के सर की और शरीर की क्या हालत थी। मेरा तो उस भालू को देखकर दिल ही दहल गया था। तुम जानते हो 1 महीने के अंदर 3 बड़े भालुओं की लाशें मिलना कोई आम बात नहीं है। उससे ज्यादा उन 3 भालुओं को बुरी तरह से डिस्ट्रॉय भी किया गया था, उस एक दुखी आदमी के द्वारा जिसे इस दुनिया का सबसे ताकतवर क्रीचर कहा जाता है। बल्कि ये क्रूल काम उस आदमी ने सिर्फ अपने हाथों से किया होगा। प्रो हंटर जित्सुकावा के पुलिस के द्वारा पकड़े जाने से पहले उन्होंने अपने
हंटिंग के दौरान ऑब्जर्व किया था कि ये भालू अकेले रहने वाले जानवर होते हैं। वो अकेले ही शिकार करते हैं, वो अकेले ही सोते हैं और बिना किसी को परेशान किए वो अकेले ही रिप्रोडक्शन भी कर लेते हैं। वो हमेशा ही अकेले रहते हैं। लेकिन ये भालू किसी वजह से एक अकेले आदमी को हराने के लिए एक साथ में आ गए थे। हम देखते हैं युजिरो हान्मा अपनी हंटिंग के दौरान इस जंगल में अपीयर होता है। हम उसके शरीर में लगी हुई मिट्टी और गंदगी को भी देख सकते हैं, जिसका मतलब ये है कि युजिरो हान्मा इस जंगल में काफी समय से हंटिंग कर रहा होगा और वो साथ में ही छुपकर जानवरों पर नजर रख रहा होगा। कर यहाँ पर हम देखते हैं युजिरो हान्मा बड़े ही शांति से अपने चारों ओर देखने लगता है, क्योंकि 5-6 बड़े भालुओं ने एक साथ मिलकर युजिरो हान्मा को घेर लिया होता है, जबकि हम जानते हैं कि भालू कभी भी साथ में नहीं रहते। युजिरो हान्मा को इतने सारे भालुओं से घिरा हुआ देखकर फॉरेस्ट गार्ड भी कहते हैं ये आदमी अब मरने वाला है। सिर्फ एक आदमी के सामने इतने सारे भालू आखिर क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्गेस्ट क्रीचर होने का टाइटल कोई ऐसा वैसा टाइटल नहीं है। इस आदमी को हराने के लिए आपको मिलकर साथ में आना ही पड़ेगा। ये बात तो इतने बड़े भालू जैसे जानवर भी समझ चुके हैं। खैर इसके बाद होता ये है, युजिरो हान्मा उछलते हुए अपने एक जबरदस्त किक से एक भालू पर अटैक करता है और इस किक से उस भालू के दांत टूटकर हवा में उड़ने लगते हैं और वो भालू वहीं पर मारा जाता है। इसके बाद युजिरो दूसरे भालू के जबड़े पर अपने पंच से अटैक करता है और वो भालू भी एक ही पंच से मारा जाता है। यहाँ पर तीसरा भालू युजिरो पर अपने पंजे से अटैक करता है, मगर वो भालू भी युजिरो को छू भी नहीं पाता और इसके बाद युजिरो हान्मा की एक किक उस भालू को पड़ जाती है। युजिरो हान्मा की ताकत को देखकर बचे हुए भालू भी सोचने लगते हैं, अगर हम लोग साथ में नहीं आए तो हम लोग कभी भी इस आदमी को नहीं हरा पाएंगे और हम एक एक करके मारे जाएंगे। सो इसके बाद वो सभी भालू एक साथ मिलकर युजिरो हान्मा पर अटैक कर देते हैं। लेकिन अगले ही पल होता ये है, युजिरो हान्मा एक भालू की गर्दन पर अपनी हाई किक से तुरंत ही अटैक कर देता है और बाकी के भालुओं पर युजिरो हान्मा अपने एक हैंड थ्रस्ट और हैंड स्लैश से उसकी गर्दन पर अटैक कर देता है। इस बीच एक भालू की गर्दन के बीच से युजिरो हान्मा का हाथ भी आर पार हो जाता है। इसके बाद युजिरो हान्मा एक भालू की गर्दन को अपने हाथों से ग्रैब करता है और उसे पूरी तरह से चोक कर देता है। इसके बाद एक भालू के जबड़े पर पड़ता है युजिरो हान्मा का एक भारी सा पंच, जिससे उस भालू का जबड़ा और दांत वहीं पर टूट जाते हैं और इसी तरह वो सभी भालू युजिरो हान्मा के द्वारा कुछ ही मिनटों में मार दिए जाते हैं। और युजिरो हान्मा की इस फाइट को देखकर फॉरेस्ट गार्ड भी कहते हैं व्हाट द फक, मैंने ये क्या देख लिया। उसने अपने खाली हाथों से और पैरों से उन सभी भालुओं को खत्म कर दिया। हम लोग तो भालुओं को हंट करने के लिए निकले थे, लेकिन इस अकेले आदमी ने उन सभी भालुओं का ही सफाया कर दिया। अब हम क्या करेंगे? इसके बाद युजिरो हान्मा अपने रास्ते बिना किसी प्रॉब्लम के निकल जाता है और यहीं पर बाकी रहन मांगा का चैप्टर 60 एंड हो जाता है। खैर अगले चैप्टर्स में मुझे लगता है कि जैक हान्मा और डोपोरोची की फाइट को सेटअप किया जा सकता है, क्योंकि पिछले कुछ चैप्टर्स में हमने डोपोरोची को एक्शन में आते हुए देखा था। इवन डोपोरोची को कात्सुमी ओरोची से भी ज्यादा ताकतवर दिखाया गया था, जिसका मतलब ये है कि अगली फाइट जैक हान्मा की डोपोरोची से ही हो सकती है। खैर जब तक बाकी रहन के अगले चैप्टर्स नहीं आते तब तक के लिए आप मेरी अदर ग्रैपलर बाकी और रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारोक की वीडियो देख सकते हैं। और साथ में नेटफ्लिक्स का बाकीडो एनीमे भी आ चुका है, जो कि बाकीडो मांगा से बनाया गया है, जिस एनीमे को देखने के लिए मैं काफी दिनों से काफी ज्यादा एक्साइटेड था और आज रात मैं पूरे बाकीडो के एनीमे को देखने वाला हूँ। खैर आप लोगों ने बाकीडो एनीमे को देख लिया है तो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना, और आप अभी देखने वाले हो तो आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं वो भी कमेंट में लिखना मत भूलना। खैर बाकीडो एनीमे देखने के बाद मैं एक पूरा रिव्यू बनाने की सोच रहा हूँ, जिस रिव्यू में मैं शायद बाकीडो एनीमे को मांगा से कंपेयर करने वाला हूँ, जिसकी वीडियो शायद कुछ 3-4 दिनों में आ जाएगी। सो अब मिलते हैं हमारी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।